ओके, रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 9 जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। एक्चुअली इसके अंदर अपन सिर्फ फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ही करेंगे। जब चैप्टर नंबर 8 करेंगे वहां पे तुम्हारा जॉब एंड बैच एक साथ करेंगे। तो फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। क्यों है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अलग से? क्योंकि इस टाइप ऑफ बिजनेसेस में जनरली 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड लगता है काम खत्म होने को। ठीक है, इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आया। तो प्रॉब्लम क्या आता था कि प्रॉफिट किस तरीके से मेजर करना, दैट वाज द मेन प्रॉब्लम। जब तुम्हारा सेल्स एक पर्टिकुलर ईयर में होगा, कॉस्ट पर्टिकुलर ईयर्स में होंगे, तो प्रॉफिट किस तरीके से रिकॉग्नाइज करना, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आया। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो इसी चैप्टर में मिलेंगे। सबसे पहले तो वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड मतलब हाँ, जितना काम कंप्लीट, काम शुरू हुआ है, कंप्लीट हुआ है, आर्किटेक्ट ने आके सर्टिफिकेट दे दिया, उसको बोलेंगे वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड इज सिमिलर टू सेल। इसके अंदर क्या रहेगा? प्रॉफिट। और वर्क सर्टिफाइड के प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? नोशनल प्रॉफिट, ऐसा बोला जाता है। अगर वर्क सर्टिफाइड में से नोशनल प्रॉफिट हटा दिया तो क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। फिर आता है वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड मतलब काम शुरू तो हुआ, पूरा नहीं हुआ है, आर्किटेक्ट ने सर्टिफिकेट इसके बारे में दिया है क्या? नहीं दिया। आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट नहीं मिला, काम शुरू हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ। वर्क अनसर्टिफाइड, ये किसके जैसा रहता है बोला मैंने? क्लोजिंग स्टॉक के जैसा रहता है। इसका मतलब इसके अंदर प्रॉफिट नहीं रहता है। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड ये दोनों सेम होते हैं क्योंकि दोनों में प्रॉफिट नहीं है। फिर उसके बाद अपन आए थे कि मटेरियल, लेबर, जो भी ओवरहेड्स है, जनरली कॉन्ट्रैक्टर एक अलग है और उस कॉन्ट्रैक्टर के पास अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट चालू होते हैं। पॉसिबल है कि एक आधे क्वेश्चन के अंदर तुमको कॉन्ट्रैक्टर ने मेन माल परचेज किया, जितना इशू कॉन्ट्रैक्ट को किया उतना ही खर्चा तुम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड खर्चे आने चाहिए, अदर देन दैट बाकी सब मेन कॉस्टिंग P&L में चले जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में मटेरियल जितना सेंड किया हुआ, जितने वेजेस हुए या एक्सपेंसेस है, वो सब उस पे कर सकते हैं। एक्सेप्शनल केसेस में कुछ कुछ एक्सपेंसेस इसको अपोर्शन किए जा सकते हैं। डेप्रिसिएशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में किस बेसिस पे लगाएगा? 2 बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। सपोज एक आदि मशीनरी है, एक कॉन्ट्रैक्ट पे 100 दिन, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे 50 दिन, तीसरे कॉन्ट्रैक्ट पे 150 दिन, ऐसा कुछ यूटिलाइज है। तो जो बैलेंस डेज है, तो बैलेंस डेज का डेप्रिसिएशन किधर चले जाएगा? कॉस्टिंग P&L में चले जाएगा। और जितना डेप्रिसिएशन जितने दिन तक यूज किया उस कॉन्ट्रैक्ट में, उतना डेप्रिसिएशन उस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में दिया जाएगा। सुपरवाइजर या अटेंडेंट या फोरमैन जितना टाइम उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को डिवोट करेंगे उतना ही खर्चा उधर देना चाहिए। BVIMP चीज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जैसे ही नाम लिख देंगे, ऊपर टाइम पीरियड लिखना ना भूले कि कब शुरू हुआ कॉन्ट्रैक्ट और कब खत्म हो रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड लिखना ना भूले। बहुत बार 6 महीना, बहुत बार 12 महीने, 9 महीने, 12 महीने के ऊपर भी हो सकता है। तो ये चीज ध्यान में रखें क्योंकि सैलरी कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन पूरे गलत हो सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर टाइम पीरियड लिख देना चाहिए। वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड क्रेडिट साइड आएंगे। क्रेडिट साइड जनरली और मटेरियल एट साइट, एक ऐसा ये आ सकता है। तो ये सब होने के बाद पूरे अकाउंट्स के अंदर पोस्टिंग होने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, एक तो रहेगा नोशनल प्रॉफिट या नोशनल लॉस। क्यों नोशनल? क्योंकि एक्चुअल में हुआ नहीं है, इसके वजह से इसका नाम है नोशनल। और नोशनल प्रॉफिट या लॉस किधर ट्रांसफर किया जाता है? कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर किया जाएगा। फिर उसके बाद आता है WIP का कॉन्सेप्ट। WIP किस तरीके से कैलकुलेट होता है? 3 चीजें, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड माइनस पेमेंट रिसीव्ड, इससे तुमको WIP मिलेगा। WIP बैलेंस शीट में असेट साइड लिखना है। अगर स्टूडेंट को कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाने को बोला है तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट के अंदर जितना भी वर्क सर्टिफाइड हुआ है उसका कुछ परसेंटेज उनको कैश दिया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में बाय कैश अब्लिक बैंक से उतने अमाउंट डाल दो और उतना ही बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करो। कब तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे? जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का बैलेंस किधर जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में चले जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इसमें एक छोटी सी गलती होने की चांसेस है। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट के केस में तुमको क्या करना पड़ता है कि वर्क सर्टिफाइड क्यूमुलेटिव बेसिस पे होता है। तो वर्क सर्टिफाइड का जब परसेंटेज अप्लाई करेंगे तो पिछले बार का जितना कैश आया उतना माइनस करना बहुत जरूरी है।
उतना ही बैलेंसिंग कैश तुमको रिसीव होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में तुमको ये ध्यान देना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हो जाए। फिर अपन इस चैप्टर के अंदर आए थे एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन क्लॉज मतलब अगर एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर मटेरियल या वेजेस के रेट चेंज होते हैं या उनका कंजम्पशन चेंज होता है या कॉस्ट बढ़ जाती है, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ाया जाता है। तो जितने से बढ़ाया कम हुआ जाता है उसको एस्केलेशन क्लॉज ऐसे बोले जाते हैं। तो एस्केलेशन क्लॉज के टाइम पे स्टूडेंट्स में ध्यान देना चाहिए कि क्या क्लॉज किस तरीके से बोला है। सपोज ऐसा बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विल बी इंक्रीज बाय 25% इफ मटेरियल प्राइसेस इंक्रीज बियॉन्ड 10%। इसका मतलब होता है कि अगर 100 रुपए का मटेरियल 150 रुपए हुआ, 10% के हुआ, 10% के ऊपर प्राइसेस बढ़े क्या? हाँ, तो एस्केलेशन क्लॉज एप्लीकेबल होगा। एप्लीकेबल होते समय ध्यान में रखना कि कितने से भाव बढ़ा है। 100 का 150, 50 रुपए, तो 50 रुपए का 25% तुम एस्केलेशन में ऐड कर सकते हो। या फिर ध्यान देना कि 25% किस चीज का है। बहुत बार एस्केलेशन अमाउंट में ऐसा बोला जाता है 25% ऑफ प्राइस बियॉन्ड 10%। तो उस केस में सिर्फ 40 का 25% तुमको लेना पड़ेगा। एक चीज यहाँ पे होगी। दूसरी चीज, जब एस्केलेशन का अमाउंट कैलकुलेशन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट एक जगह गलती करते हैं कि अमाउंट इनकर्ड नहीं लेते हैं। अमाउंट इनकर्ड लेना बहुत जरूरी है। अमाउंट इनकर्ड मतलब जो भी मटेरियल का परचेसेस या इशू था उसमें से क्लोजिंग बैलेंस माइनस करना। वेजेस के केस में प्रीपेड माइनस आउटस्टैंडिंग ऐड करना जरूरी है। और एक्सीडेंटल एरिया, दूसरा एक्सीडेंटल एरिया कि जो भी इनकर्ड अमाउंट है ये ऑलरेडी इन्फ्लेटेड प्राइस से है। सपोज क्वेश्चन में बोला है कि मटेरियल के प्राइसेस 40% से बढ़े हैं, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? जो भी एस्केलेशन जो भी अमाउंट इनकर्ड है उसको डिवाइडेड बाय 140 इंटू 100 जब करोगे तब तुमको ओरिजिनल प्राइस मिलेगा, ना कि तुम उसका डायरेक्ट 40% कैलकुलेट करना। अगर वैसा करेंगे तो गलत जाएगा। ठीक है, तो ये दो एक्सीडेंटल एरियाज है एस्केलेशन क्लॉज के अंदर। एस्केलेशन क्लॉज के अंदर जो भी अमाउंट आती है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखना पड़ता है। तो क्रेडिट साइड लिखेंगे तो तुम्हारा हो जाएगा। एस्केलेशन के बाद अगर मल्टीपल ईयर्स का अगर तुमको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने को बोला है, मल्टीपल ईयर्स का, तो ध्यान में रखना कि जो वर्क सर्टिफाइड प्रीवियस ईयर का है वो नेक्स्ट ईयर के अकाउंट में ओपनिंग में आएंगे, क्योंकि वर्क सर्टिफाइड वो क्यूमुलेटिव बेसिस पे ही रहता है। इसके अलावा कोई अदर प्रेजेंटेशन नहीं करना। अगर अलग प्रेजेंटेशन करेंगे तो आंसर गलत मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर का वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड इस ईयर का ओपनिंग बैलेंसेस में आएंगे। फिर और एक चीज जो तुमको इस क्वेश्चन में ध्यान देनी है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलो। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस कॉस्ट टिल डेट माइनस फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट, तो इससे मिलेगा तुमको एस्टिमेटेड प्रॉफिट। कॉस्ट टिल डेट में दो कॉस्ट आते हैं, कौन से? वर्क कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड, ये दो चीजें आएंगी कॉस्ट टिल डेट के अंदर। उस हिसाब से एस्टिमेटेड प्रॉफिट तुमको निकालना पड़ेगा। एक दो क्वेश्चन है जहां पे एक क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता है कि 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट बट आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट इज इशूड ओनली फॉर द 50%। तो ऐसे टाइम पे तुम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 50% वर्क सर्टिफाइड ले सकते हो, क्योंकि वर्क सर्टिफाइड में प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो तुम ले सकते हो। अनसर्टिफाइड के लिए क्या करना पड़ेगा? जितना भी खर्चा हुआ टोटल ऑफ द डेबिट साइड माइनस क्रेडिट कुछ रहे, जैसे कि मटेरियल एट साइट, अबनॉर्मल लॉसेस, ऐसे कुछ रहा तो माइनस करना। वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड छोड़ के जो भी क्रेडिट साइड है वो सब माइनस कर दो, तो तुमको टोटल कॉस्ट मिलेगा। इस टोटल कॉस्ट को जितना काम हुआ है उस रेशियोज में डिवाइड करो। जैसे कि मैंने एग्जांपल में बोला 2/3 एंड 50, तो 50% कॉस्ट जाएगा वर्क सर्टिफाइड को और 16.66 जाएगा वर्क अनसर्टिफाइड को। तो ये रहेगा वर्क अनसर्टिफाइड। ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं करना है तुमको मेन एग्जाम के अंदर। इसके अलावा अगर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कुछ अबनॉर्मल प्रॉफिट या अबनॉर्मल लॉस होता है तो उस अकाउंट में रियलाइज नहीं करना है, वो तुमको कॉस्टिंग पैनल में लेके जाना है। कॉस्टिंग पैनल में वो प्रॉफिट या लॉस होगा। रेलेवेंट बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बोला है, रेलेवेंट बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, तो तुम्हारी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। उसके अंदर असेट्स, WIP, कैश बैंक बैलेंस, क्रेडिटर्स, डेटर्स, ये सब तुमको लिखना पड़ेगा। अगर तुमको बैलेंस शीट बनाने को बोला है तो इनडायरेक्टली P&L भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि P&L से ही प्रॉफिट आएगा तभी बैलेंस शीट टैली होगी।
तो ये सब चीजें तुमको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ध्यान देनी है। कुछ मिस हो रहा है? प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंसी, तो जनरली वो एस्टिमेटेड कॉस्ट के पार्ट होते हैं। तो देखो कि प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंसी किस तरीके से तुमको क्वेश्चन में दिया है। अगर बोला है कि कॉस्ट इंक्लूड प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंसी, तो जो भी कॉस्ट अदर देन कॉन्टिजेंसी है, से फॉर एग्जांपल कॉन्टिजेंसी बोला है तुमको 3%, विच इंक्लूड्स द कॉस्ट, तो मतलब टोटल कॉस्ट 100, कॉन्टिजेंसी 3, और अभी तक जितना खर्चा हुआ है वो है 97। तो ये कैलकुलेशन भी ना भूले। तो इतना सब चीजें हैं। और कुछ? थेरी, आईएमपी थेरी क्वेश्चन, इसमें का एस्केलेशन क्लास के ऊपर तुमको थेरी क्वेश्चन आएंगे। हाँ, दिए वाले हैं, हर चैप्टर में दिए वाले हैं, तो भी पूछते बच्चे। कैसे कैसे दिए? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट एंड फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों का डिस्टिंग्विश है, इन दोनों के ऊपर नोट, एस्केलेशन क्लॉज के ऊपर का नोट, एंड रिटेंशन मनी, ये सब चीजों के ऊपर तुमको थ्योरी क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आईएमपी है। ठीक है, तो दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर, so we will stop it here for this chapter.